हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस SN1 और SN2 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? इससे पहले मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं। अगर हेलो एल्केन की बात करूं तो वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, हेलो एरीन की बात करूं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता रखी थी। अब उसको थोड़ा इलाबरेट करेंगे, चीजों को अच्छे से समझने का ट्राई करने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट बिफोर स्टार्टिंग, ये जो आपका टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। सर ये टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूं। मैं क्या बोला, हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट। बहुत अच्छा। दूसरा क्या होता है आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी आप फैमिलियर हो जाओगे, सर आप क्या बता रहे हो, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर आपका पोलैरिटी बिल्कुल नहीं हो, यानी म्यू यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो, यानी कोई भी पोलैरिटी ना हो, तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अगर पोलैरिटी हो यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने, अगर डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो हो तो नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तो पोलर सॉल्वेंट। जैसे मैं अगर वाटर की बात करूं तो आपको पता है वाटर में पोलैरिटी है, डायपोल मोमेंट इसका इक्वल टू जीरो नहीं होता। लेकिन याद करो, मैंने डायपोल मोमेंट बताया था, CCl4 की बात करो तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इज इट क्लियर? बहुत इजी है आपका। डन। अब बात यहां नहीं आती है, ये तो सब इजी है, पोलैरिटी हो तो भैया पोलर सॉल्वेंट और पोलैरिटी नहीं हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। जनरली वाटर को पोलर सॉल्वेंट लेते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जनरली हम कंसीडर करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे आपका CCl4। लेकिन चीजें यहां से टफ होने वाला है कि पोलर सॉल्वेंट के क्या टाइप होते हैं। तो याद रखना पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, यहां ये समझना है। पहला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सर ये पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, थोड़ा हमें समझाएंगे? बिल्कुल। इसका ट्रिक याद रखना, अगर कहीं भी मॉलिक्यूल में आपका OH या NH बॉन्ड दिख जाए तो समझ जाना दादा वो होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अदरवाइज क्या होंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सर कैसे, थोड़ा समझाएंगे आप हमें? हाँ मैं बिल्कुल समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, आ जाओ। अगर मैं लिखूं H2O, तो क्या H2O में OH बॉन्ड है? क्योंकि H2O को हम लोग कैसे लिखते हैं, OH। तो क्या ये पोलर प्रोटिक है? हाँ सर बिल्कुल। तो लिख देना तुरंत, सर ये PP है, पोलर प्रोटिक। अगर मैं बोलूं NH3, क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाँ, तो फिर से ये क्या बोलोगे, पोलर प्रोटिक। सबसे बेस्ट टेक्निक है पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक को ढूंढने का। अगर मैं बोलूं CH3CN, क्या ये पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है? आपको पता है ना, तो इसमें OH बॉन्ड है ना तो NH बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, पोलर एप्रोटिक, यानी PA लिख दूं, समझ में आ जाएगा? यस सर। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3CH2OH, अब आप देखो ये अल्कोहल है, क्या O और H बॉन्ड है? हाँ, तो यानी अल्कोहल क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा। कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अब ये क्या है, कीटोन है। अब बताओ क्या यहाँ पे OH और NH बॉन्ड है? नहीं, तो यानी ये पोलर एप्रोटिक है। आया समझ में? यस। अब मैं अगर ऐसा लिख दूं सर CH3S डबल बॉन्ड O CH3, क्या इसमें OH और NH बॉन्ड है? नहीं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक हो जाएगा। अब इसका जो शॉर्ट नेम है, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, रिएक्शन के ऊपर लिखा रहता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, यही है। और डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड दादा मेरे क्या है, पोलर एप्रोटिक है। चीज़ें समझ में आई? और भी थोड़ा हम ट्राई कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड O देन N, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है। अब बताओ क्या यहाँ पे
OH और NH बॉन्ड है, नहीं है, यानी फिर से ये क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक। अगर मैं ऐसा लिखूं H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N CH3 एन, यहाँ पे CH3। अब बताओ क्या यहाँ पे OH और NH बॉन्ड है, नहीं है, यानी ये फिर से क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक है। तो कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो सॉल्वेंट आपके लिए ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि SN1 और SN2 में ये सॉल्वेंट आएंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि SN1 फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को और SN2 फेवर करता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को। तो जब आप पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक जानोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि SN1 होने वाला है या SN2। चीजें समझ में आई? हाँ सर, क्या मैं अब इसको रब कर दूं? यस सर। चलिए अब आगे आते हैं। अब हम लोग चल सकते हैं SN1 और SN2 की तरफ। तो अब बहुत स्पीड से चलने वाले हैं। आइए पहले मैं बात करता हूं SN1 की। SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? 1 का मतलब होता है यूनी मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। घबराना नहीं है, मैं थोड़ा आपका टाइम लूंगा लेकिन चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। इट इज़ कॉल्ड यूनी मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? क्या चीज़ें समझ में आई? हाँ सर, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में याद रखना, जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड पे, जो हम हैलाइड लेने वाले हैं। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल में, यानी रेट जो होगा वो डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? अल्काइल हैलाइड पे। यानी अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ RCl और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्वस KOH, और जो प्रोडक्ट आपका बना वो बना ROH, और उसके साथ में आपका क्या बना? KCl। तो इस केस में अगर मैं SN1 का रेट लिखने जाऊं, मुझे नहीं पता ये SN1 है SN2 है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सपोज मुझे इसे SN1 का रेट लिखना है तो मैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा? RCl। क्लियर टू यू? अब बताओ इसमें कितने रिएक्टेंट है? ओनली 1 रिएक्टेंट, इसलिए जो SN1 है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1 होता है। तो इस 1 का मतलब समझ में आया कि जो ऑर्डर है वो रिएक्शन का क्या है? 1 है। लेकिन अगर मैं SN2 लिखने जाऊं तो SN2 में रेट मैं लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RCl, और साथ में क्या लिखूंगा? KOH। KOH क्या देता है? OH माइनस, यानी न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH, यानी न्यूक्लियोफाइल लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे RCl भी है और न्यूक्लियोफाइल, 1 + 1 2, तो SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दादा मेरे क्या होता है? 2 होता है। इसीलिए SN1 में 1 और SN2 में 2 होता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। क्या चीजें हमें समझ में आई? यस सर, ये बेसिक समझ में आया। यस। तो जब SN1 की बात करें तो SN1 में जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो SN1 के केस में कोई न्यूक्लियोफाइल का कुछ खास रोल नहीं होता, तो यानी आप वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चला सकते हो। यानी कंसंट्रेशन भी, अगर आप लो कंसंट्रेशन भी न्यूक्लियोफाइल का ले लो तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। लेकिन जब मैं SN2 की बात करूं, इस जगह की बात करूं, ये मैं इसको समझा दे रहा हूं। SN2, जब मैं SN2 की बात कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं रेट में न्यूक्लियोफाइल भी है, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन मैटर करेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को वो फेवर करेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या क्या बोला मैंने SN1 और SN2 के बारे में? सर SN1 मतलब 1 मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, यानी जो रिएक्शन का रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी SN1 रिएक्शन के केस में वीक न्यूक्लियोफाइल और लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से काम चल जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन सर अगर मैं SN2 की बात करूं तो रेट जो होगा वो अल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करने वाला है। यानी इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन मैटर करेगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो SN2 को फेवर करेंगे। आया समझ में? SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2।
गॉट इट, गुड। SN1 किसको फेवर करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को। SN2 किसको फेवर करते हैं? पोलर एप्रोटिक को। जैसे मैं वाटर ले लूं तो वाटर किसको फेवर करेगा? SN1 को। अगर मैं एसीटोन या कीटोन ले लूं तो किसको फेवर करेगा? SN2 को। आई होप सो आपको बेसिक चीजें समझ में आई, क्यों किस तरह से लिखा हुआ है। डन। अब इसको और थोड़ा इलाबोरेट करते हैं कि सर SN1 में और क्या क्या हो सकता है। गुड। अब मैं अगर SN1 की बात करूं तो इसमें जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप नहीं होता। इस केस में रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में प्रोसेस करता है, यानी 2 स्टेप रिएक्शन होता है। यस, बहुत अच्छी बात है। अब 2 स्टेप रिएक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और इस जगह पे जो आपका इंटरमीडिएट है वो बनता है कार्ब कैटायन। ये आ गया इंटरमीडिएट, मैंने लिख दिया कार्बो कैटायन बनता है। गॉट इट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट मींस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सर उसके बाद और कुछ बताएंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल, थोड़ा वेट, धैर्य धरो, धैर्य पेशेंस रखोगे सब समझ में आएगा। तो जब इंटरमीडिएट बनता है तो याद रखना जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका जो है वो क्या है? स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप को ही हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, वो क्या डिटरमिन करता है? रेट डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। गॉट इट। अब सर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है आप बताओगे? बिल्कुल मैं बताऊंगा। मैं एक ऐसा अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, लाइक मैंने अपने मन से यहां ले लिया R, यहाँ पे ले लिया मैंने R डैश, यहाँ पे ले लिया R डबल डैश, 3 अलग अलग है, और यहाँ पे मैंने ले लिया हेलोजन ले लिया। इज इट क्लियर? अब मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, OH के साथ। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो याद रखना इस केस में आपका क्या होगा? हेलोजन बाहर आ जाएगा X माइनस। जैसे ही हेलोजन बाहर आया तो इस पूरे कार्बन पे क्या आएगा? प्लस का साइन। बिल्कुल। और किसी कार्बन के ऊपर प्लस का साइन है दादा मेरे, तो दिमाग की बत्ती जला दो। ये क्या? कार्बोकेटायन है, यानी फर्स्ट स्टेप जो है आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। और ये स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये आयन बन गए तो अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि प्लस जो है माइनस को इजीली अटैक करेंगे। लेकिन किसी भी अभी ये इससे पहले ये क्या था? न्यूट्रल था। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये प्रोसेस क्या है? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप बोलते हैं। गॉट इट? स्टेप 1 हो गया। अब आपका आता है स्टेप 2, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड स्टेप। अब आपको पता है ऑलरेडी कार्बोकेटायन बन चुका, यानी अब वो इजीली माइनस को अटैक कर लेगा, माइनस के पास चला जाएगा। यानी जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? फास्ट स्टेप है, यानी प्रोडक्ट का फाइनल फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो ये आपका R हो गया, ये यहाँ C, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R डबल डैश, और यहाँ पे प्लस था। दिख रहा है आपको? बिल्कुल। अब इस कोने से यहां से जो न्यूक्लियोफाइल है, जो एक्वस KOH में OH माइनस है, वो यहां आ रहा है। अब वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां अटैक करूं, क्योंकि वो कंफ्यूज है। अब देखो वो इस फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से, दोनों प्लेस क्या है यहां पे? खाली है। तो जब SN1 रिएक्शन का केस हो और कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड ले लो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, यानी उसमें कायरल सेंटर हो, जैसे ये जो मैंने कार्बन लिया उसमें ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये X चारों अलग अलग थे, जिसके चलते इसमें कौन सा सेंटर है? कायरल सेंटर है। और अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो SN1 के केस में फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। तो इस केस में जो आपका कंपोनेंट बनने वाला है वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ D एंड L फॉर्म होगा। तो क्या होगा? मैं पहले अगर मैं बैक साइड से अटैक कराता हूं तो कुछ मैं इस तरह से लिख देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में, ये R आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R डैश, और यहाँ पे R डबल डैश, आपके समझने के लिए। अब मैं बोलता हूँ फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो फ्रंट साइड से अटैक किया तो यहाँ पे R, यहाँ पे इस बार R डैश आ गया, यहाँ पे NU आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? R डबल डैश आ गया। अब आप देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं? हाँ सर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं। तो SN1 में फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है और बैक साइड अटैक भी हो सकता है।
है, लीडिंग टू विच मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, यानी ये इक्विमोलर मिक्सचर है 50% डी फॉर्म और 50% व्हाट एल फॉर्म के। इज इट क्लियर? क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम पढ़े थे? यस। तो जो SN1 रिएक्शन है वो क्या लाता है? रेसिमाइजेशन लाता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन लाता है। तो रेसिमिक मिक्सचर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, क्या होगा? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, यानी 50% डी 50% एल, दोनों अगर 50% होंगे तो आपको पता है डी जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल जो होता है लिवो रोटेटरी। क्लियर? दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर लेंगे। तो जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो हमेशा याद रखना ऑप्टिकली क्या होता है दादा मेरे? इनएक्टिव होता है। तो कहीं भी अगर पूछे क्या रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? नहीं। जब रेसिमिक मिक्सचर बन गया तब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, क्योंकि 50% डी 50% एल दोनों एक दूसरे के रोटेशन को खटा खटा कट कर देंगे, जिसके चलते रेसिमिक मिक्सचर जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या चीजें समझ में आ गई? क्या आया? यस सर। अब ध्यान से सुनो, फिर से मैं क्लबिंग करता हूं SN1 के बारे में, एक एक करके लिखते जाओ। SN1 जो होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये कितने स्टेप में प्रोसीड करता है? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये स्टेप जो है वो क्या है? स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसमें जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली जो है अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफिल के कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, यानी वीक न्यूक्लियोफाइल और लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद SN1 में कौन सा सॉल्वेंट फेवर होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। बहुत अच्छी बात है। जब SN1 रिएक्शन होता है और जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी उसमें काइरल सेंटर है, तो उस केस में हमें SN1 से क्या मिलता है सर? पार्शियल रेसिमाई, यानी रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। रेसिमिक मिक्सचर हमेशा क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। आया समझ में? गुड। अब आपको पता है कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आपको पता है हर जगह कार्बोकैटायन बन रहा है SN1 में। तो SN1 में कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी SN1 रिएक्शन के लिए बेटर फेवरेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन किसको फेवर करेंगे? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में आएगा CH3X। ये याद रखना, ये सबसे VVI है, ये SN1 का फेवरेबल कंडीशन होता है। डन सर? यस सर। क्या चीजें समझ में आई? यस सर, हमें चीजें अब अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए अब इसका थोड़ा सर हमें ग्राफ भी बता सकते हैं। मैं बोलूँगा आ जाओ, जब इतना पढ़ा है तो थोड़ा ग्राफ भी पढ़ लेते हैं। आपको पता है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, तो कैसे जाएगा? ये यहाँ गया, इंटरमीडिएट बना, फिर यहाँ जाके ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये जो आप जगह देख रहे हो ये वाला आपका क्या है? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, इंटरमीडिएट, यानी कार्बोकैटायन बना। यहाँ पे क्या था? रिएक्टेंट था प्लस क्या है? न्यूक्लियोफाइल था। एम आई राइट? और यहाँ पे आपका क्या बन गया? फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका एनर्जी का है और ये आपका जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या चीज़ें समझ में आई? यस सर। तो ग्राफ ऐसा आपका बनने वाला है। डन सर? डन। ये प्रूव करता है कि SN1 रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। क्या SN1 के रिगार्डिंग अब आपको डाउट है? नहीं, क्वेश्चन भी करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले एक बार चीज़ें हम समझ लेते हैं, तब हमारे लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आते हैं SN2 की बात करते हैं। सर SN2 में आपने बता ही दिया कि अगर SN2 हो तो इस केस में जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के, मतलब आप अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन भी आएगा और न्यूक्लियोफाइल भी आपका आ जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2 होगा। इसको कौन फेवर करते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन। इस केस में आपको पता है कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता, यानी जो SN2 है वो 2 स्टेप नहीं, वो कौन सा स्टेप रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी इस केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनने वाला, यानी ये सिर्फ वाया ट्रांजिशन स्टेट मूव कर जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट मूव करेगा।
ठीक है, तो इस केस में हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक नहीं करनी। इसमें जो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो होगा जस्ट SN1 के उल्टा, CH3X, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एंड देन आफ्टर क्या होगा 3 डिग्री। अब याद रखना, जब कंपैरिजन में आ जाए तो अगर आपको 1 डिग्री में ही कंपैरिजन करना हो तो हम लोग देखेंगे बल्कीनेस को, यानी अगर क्राउडिंग ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो SN2 का रिएक्शन लेस फेवरेबल हो जाएगा। वो मैं आपको अच्छे तरह से एग्जाम्पल से भी समझाने वाला हूँ। क्या ऑर्डर समझ में आया? यस सर। अब रेट समझ में आया? यस सर। तो सर इसको थोड़ा सा आप ग्राफ से भी समझा सकते हो। बिल्कुल सेम ग्राफ जो हमने SN1 में किया है उसी तरह से ग्राफ होगा, लेकिन ये 1 स्टेप रिएक्शन है तो डायरेक्टली ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस जगह पे कौन सा स्टेट हुआ? ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो गया और आपका प्रोडक्ट नीचे आ गया। ठीक है, ये एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। चीजें आई समझ में? हाँ सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल देके बता दो। मैं बोलूँगा बिल्कुल, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, कोई भी कंपोनेंट ले लूँ, मैं RCl ले लूँ, इसका मैं एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट करता हूँ तो क्या बनता है आपका ROH, और साथ में क्या बनेगा आपका KCl। डन सर। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड किया, अब ध्यान देना, ये आपका RCl है, बहुत अच्छी बात है। अब RCl के केस में यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल है, मैंने न्यूक्लियोफाइल को इस बार क्या ले लिया? OH माइनस ले लिया। अब ये OH माइनस क्या करेगा? इधर से आपका Cl रिलीज होगा तो ये साइड ब्लॉक है तो OH क्या होगा? बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि बैक साइड पूरा ओपन है और ये बल्कि ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है जस्ट SN1 के उल्टा होता है, यानी CH3X, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये जो बैक साइड अटैक है वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं RCl, और यहां से क्या आ गया? OH आ गया, ये भी डॉट 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 आ गया। इस स्टेट को हम लोग कौन सा स्टेट बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका होगा वो क्या बनने वाला है? ROH, और साथ में क्या बाहर आ गया? RCl। तो SN2 में आप देखते हो, क्योंकि अब बोलोगे सर फ्रंट साइड क्यों नहीं अटैक हो सकता? क्योंकि ये जो Cl रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस होगा, तो ये OH माइनस और Cl माइनस आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। तो इस केस में जो अटैक फेवरेबल होगा वो क्या होगा? बैक साइड अटैकिंग होगी, क्योंकि क्राउडिंग भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना SN2 के केस में ना रेसमिक मिक्सचर होता है ना रिटेंशन होता है। क्या होता है दादा मेरे? इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन मतलब बैक साइड अटैक होता है। तो बोलो SN1 में क्या होता है? रेसिमाइजेशन होता है। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी कौन सा अटैक होता है? बैक साइड अटैक आपका हो गया वाया विच फॉर्मेशन? ट्रांजिशन स्टेट। ये देख रहे हो, OH बैक साइड से आ रहा है, Cl फ्रंट साइड से बाहर जा रहा है। इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। आई होप आपको SN2 इजीली समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन कर, देखो क्वेश्चन क्या है? विच अल्काइल हैलाइड फॉर्म द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2? अब बोलो इन दोनों में SN2 कौन देगा? SN2 का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये आपको पता है, ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो क्या है? 1 डिग्री। यहाँ ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो 2 और कार्बन से लगा है, यानी ये 2 डिग्री है। तो ऑर्डर क्या होगा? ये वाला फास्टर, ये वाला लेसर। अब इसमें देखो, यहाँ ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा, मतलब ये 3 डिग्री है, और ये क्या है आपका? 2 डिग्री है, तो यानी ये फास्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो है 1 डिग्री, यहाँ ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो भी 1 डिग्री। अब क्या करोगे? अब याद करो, मैंने बताया था SN2 रिएक्शन जो होता है वो कब फेवर होगा? जब स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। अब यहाँ देखो CH3 ब्रोमीन के बहुत पास है, यानी क्राउडिंग है, यानी भीड़ है, लेकिन यहाँ CH3 थोड़ा दूर है, यानी ये फेवर ज़्यादा करेगा, ये फेवर कम। तो जब सेम में कंपैरिजन आए तो क्राउडिंग देखना, क्राउडिंग कम हो तो SN2 को इजीली फेवर कर देगा। क्लियर? अब एक और चीज़ याद रखना, चाहे वो SN1 या SN2 हो, बेटर लिविंग ग्रुप हो तो जो होता आपका रिएक्टिविटी होगी वो हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी अगर मैं लिखूँ RI, अगर मैं बोलूं RBr, अगर मैं बोलूं RCl, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना, आयोडीन I माइनस इजीली जो होता है लिविंग बेटर लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा RI, RBr और RCl। इसको VVI रख लेना बच्चे,
आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो इन तीनों क्वेश्चन से शायद आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अब ये देखो, अब कहता है ये SN1 के लिए देखो, आपको पता है ये कार्बन है ज्वाइंट पे, यानी ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से, यानी ये क्या है 3 डिग्री, और ये 2 अलग अलग कार्बन से, तो ये क्या है 2 डिग्री। आपको पता है 3 डिग्री जो होता है ज़्यादा फेवरेबल होता है इन केस ऑफ SN1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, ये सेकेंड नंबर, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, तो ये क्या है 2 डिग्री, और यहाँ पे आउटर में है यानी 1 डिग्री, यानी ये फेवरेबल होगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट देखो, CH3Br और CH3I, आपको पता है कार्बन सेम है लेकिन आयोडीन क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा कौन देगा फेवरेबल, CH3I। उसके बाद क्या होगा CH3Br, बच्चा मत भूलना। अब यहाँ देखो, यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये क्या है 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, यानी CH3Cl जो होगा वो ज़्यादा फेवरेबल है SN2 के केस में इन कंपैरिजन टू CH3 होल थ्राइस CCl। क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही है? हाँ सर, तो थोड़ा और करते हैं प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। क्या कहता है SN2 है, तो आपको देखना है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले स्ट्रक्चर बना लो, ब्यूटेन मतलब 1 2 3 एंड 4। क्या बोला है 2 ब्रोमो, यानी ये सेकेंड पोजीशन मान लो 2 ब्रोमो, उसके बाद बोला है 2 मिथाइल, तो ये लगा दिया 2 मिथाइल। अब इसको अगर आप सेटिस्फाई करना चाहते हो तो कर लो, ये आ गया आपका, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट वन, ठीक है, या ए मान लो इसको, गॉट इट। इसको बोलते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्या आता है 1 ब्रोमो पेंटेन है। चलिए 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 एंड 5 डन। अब 1 ब्रोमो पेंटेन है यानी यहाँ पे है आपका, बहुत अच्छा, इसको बी मान लो। उसके बाद आता है 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी 1 2 ब्रोमो ना, 3 4 एंड 5, यानी यहाँ पे आपका 2 ब्रो, इसको मान लो सी। अब आप मुझे बताओ, खुद समझ के बोलो कि किसका रिएक्टिविटी जो होगा, जो फेवरेबल होगा SN2 में। आपको पता है ये 1 डिग्री है, ये आपका क्या है 2 डिग्री है, और ये देखो ये कार्बन 1 2 3 का, यानी ये 3 डिग्री है, यानी सबसे बेस्ट कौन होगा बी, उसके बाद क्या होगा सी, और उसके बाद क्या होगा ए। क्या चीज़ें हमें समझ में आई? क्या चीज़ें हमारे लिए आसान थी? हाँ, उसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हो। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, उसके बाद 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। आप सबको अगर इजीली कर लो तो चीज़ें आपसे हो जाएगी। चलो मैं सेकंड वाला भी आपके लिए कर देता हूँ जिससे चीज़ें और आपको समझ में आ जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो वेट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, क्या है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो चलो 1 ब्रोमो यानी 1 ब्रोमो 1 2 3 4, ये 1 ब्रोमो हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड है, यानी ये हो गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। उसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके 1 2 3 एंड 4, ये 2 ब्रोमो है और ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यानी ये बी मान लो। उसके बाद क्या है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या आता है 3 ब्रोमो, यानी 1 2 3, यहाँ अच्छा हाँ कहीं से मान लो 3 ब्रोमो, और उसके बाद क्या बोला है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका क्या हो गया सी। अब बताओ किसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 फेवरेबल होगी, ये अब आपको सोचना है और समझना है और मुझे बताना है। अब आप देखो ये क्या है आपका, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से लिंक है वो ओनली 1 कार्बन से लिंक है, यानी ये 1 डिग्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो ये ब्रोमीन जिससे लिंक है वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से लिंक है, ये क्या है 3 डिग्री है। यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से लिंक है वो 2 और कार्बन से लिंक है, यानी ये क्या है 2 डिग्री है। आपको पता है SN2 क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी ऑर्डर क्या होगा ए सी और बी। क्लियर, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, यानी ए बी सी नहीं, ए सी, और क्या हो जाएगा दादा मेरे बी हो जाएगा। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्या SN1 होता है, क्या SN2 होता है। थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करो, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। क्या मैं SN1 और SN2 को एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ? यस, SN1 का ऑर्डर 1, SN2 का ऑर्डर
टू। SN1 किसको फेवर करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को, लाइक वाटर। SN2 किसको फेवर करता है? पोलर एप्रोटिक को। गॉट इट। SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और वही क्या है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। बट SN2 कैसे प्रोसीड करता है? SN2 सर 1 स्टेप में प्रोसीड करता है वाया ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। SN1 में क्या बनता है? रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है, पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्लियर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म, मींस इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। लेकिन SN2 में ना तो इनवर्स, ना तो रिटेंशन होता है, ना तो रेसिमिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है? बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इज इट क्लियर? हाँ सर, चीजें हमें समझ में आ रही है। डन। अगर आपका SN2 फेवर नहीं करता, क्लियर। क्राउडिंग का भी मैंने एग्जांपल दे दिया। SN1 के केस में क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN2 के केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। चीज़ें समझ में आ गई। तो चलो विदा लेने का वक्त आ गया। बाय बाय, थैंक यू सो मच।